अब उसमें देखो 7 का जो थर्ड पार्ट है उसमें ये गिवन है कि आपके पास पीवी कितना है 90.66%, आपके पास ओ कितना है 9.34%। आपसे आपने क्या करना है, आपने इसके थ्रू एक फॉर्मूला जनरेट करना है। क्या करना है, फॉर्मूला जनरेट करना है। तो सिंपल तरीका है, आपको बनाना है क्या, बॉक्स। पहले उसमें क्या आएगा, सीरियल नंबर। पहले क्या आएगा, कितने आपके पीवी और एक ओ है, मतलब 1 और 2। यहां पे लिखना है एलिमेंट का नाम, वो कौन सा है, पीवी है लेड और ऑक्सीजन। इनके सामने आएगी इनकी परसेंटेज, कितनी है 90.66, 9.34। यहां पे कोई डाउट? नो सर। इनके सामने लिखना है इनका मोलर मास। क्वेश्चन में गिवन है पीवी का मास कितना है 207, इसका कितना है 16। यहां कोई लॉजिक है आपका, जो आपको फैक्ट पता है, ठीक है। ये गिवन है क्वेश्चन में, ये आपको ये गिवन मास है, ये आपको पता है। अब यहां पे करना है आपको परसेंटेज डिवाइड बाय मोलर मास। छोटी होगी, क्या करना है आपको, परसेंटेज बाय मोलर मास। 90.66 बाय 207 और 9.34 बाय 16। अब आप इसको बैठ के सॉल्व करो जरा। ये आ गया आपके पास, पहले यहां देख लो, तुम्हारे पास जो नंबर है। अब इन दोनों में छोटा कौन है 0.43। इन दोनों नंबर्स को छोटे नंबर से डिवाइड कर दो, मतलब 0.43 डिवाइड बाय 0.43, 0.5 डिवाइड बाय 0.43, तो क्या बन जाएगा 1। ये क्या बनेगा 1 point something। 58 बाय 40 नहीं करना है, 1 point something। 1 point something क्या 58, 43 बचा, कितना है 50 बचा, 40, 43। 1.3 आगे, एक और निकालो, 8 to 3 and to 2। एक और निकालो, एक और क्यों, एक पीछे आ गया आपके पास ये, इतना आ गया। अब मुझे इसको भी, मुझे क्या करना है, इस पॉइंट को हटा के, मतलब इस 1.3 को कन्वर्ट करना है होल नंबर को, इसमें होल नंबर में, मतलब एक इंटीजर में। तो अगर मैं 1.3 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो यहां भी करना पड़ेगा 3 से, यहां भी कर दिया। चलो ये क्या बन गया 3, ये क्या बन गया 3.9 बन गया, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया 3.9 बन गया। अब 3.9 को अप्रोक्सीमेटली 4 लिख ले, तो आपके पास पीवी रेशो ओ क्या बन गई 2:3:4 बन गई। आगे ना क्या बन गई 3:4, मतलब PB3O। ये आपके पास क्या है, आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। समझ में आई बात? नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास वेपर डेंसिटी। क्या है वेपर डेंसिटी? जिस तरीके से हम लोग मास निकालते हुए कार्बन से कंपेयर कर रहे थे, आगे ना, तो किसी भी आर्बिट्ररी गैस की, किसी भी रैंडम गैस की मुझे डेंसिटी निकालनी है, स्टेट में तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है।
तो मैं उस गैस को किससे कंपेयर करता हूं? हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से कंपेयर करता हूं कि अगर हाइड्रोजन गैस इतना ऑक्यूपाई कर रही है, दूसरी गैस कितना ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, तो it is the ratio of density of a gas to the density of hydrogen gas at STP। ये क्या है? डेंसिटी। किसकी? ये है रेशियो किस चीज की? डेंसिटी ऑफ गैस, कोई भी गैस आपके पास जो है, टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर एंड 273 केल्विन। 273 केल्विन। इसके ऊपर आपके पास जो रेशियो है किसकी? डेंसिटी ऑफ अ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ अ हाइड्रोजन गैस, मतलब वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू, किसके बराबर है? ऑफ कोई भी गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाँ के ना? अब डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? मेरे पास कंटेनर क्या है? सेम है, तो वॉल्यूम भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। अगर मैं H2 के मुकाबले कंपेरिजन में किसी निकाल रहा हूँ, गैस की निकाल रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे वॉल्यूम रखनी पड़ेगी, सेम रखनी पड़ेगी। आगे ना, तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो आई कैन से कि मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम अपॉन मास ऑफ H2 अपॉन वॉल्यूम टू वेपर डेंसिटी। आगे ना, वॉल्यूम काट दूं आपस में, बचा क्या? मास ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ H2। अब अगर मैं इस मास को मान लूं क्या? मोलर मास। क्या मान लूं? मोलर मास कितना होगा H2 का? 1 2 के बराबर होगा। एक ऐसे क्या होता है? 1, 2 क्या होगा? 2। यहाँ क्या हो गया? 2 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपके पास मतलब अगर मोलर मास किसके बराबर है? वेपर डेंसिटी का 2 टाइम्स, और आई कैन से 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी। आगे ना, और ये रिलेशन आपके पास क्या है? फिक्स रिलेशन है। ठीक है, चाहे ये थ्योरी दी गई थी सिर्फ इसके लिए, गैसेस के लिए, बट इट इज वैलिड फॉर ऑल सब्सटेंसेस, चाहे आपके पास सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। ये पाया गया कि ये थ्योरी किसके लिए वैलिड है? चाहे सॉलिड, लिक्विड या गैस, सबके लिए क्या है? ये वैलिड है। इतनी बड़ी चीज में आपको सिर्फ क्या याद रखना है? ये मोलर मास इक्वल टू 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी, बस आपको इतना रिलेशन करना है, याद करना है। वेपर डेंसिटी तो गैस में ही नहीं होगी। क्वेश्चन 1 ये बोल रहा है कि आपके पास जो इंपेरिकल फॉर्मूला है, क्या? जो आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला वो क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला आपके पास है CH2O। ये आपके पास है, ये उसमें लिखा हुआ है इफ इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला, मास में मास कर लो, इंपेरिकल फॉर्मूला मास कर लो स्टेटमेंट में, इफ इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू इट्स वेपर डेंसिटी। क्या था उसमें? आपके पास जो इंपेरिकल फॉर्मूला मास है वो किसके बराबर है? वेपर डेंसिटी के बराबर है। ये बात आपको समझ में आ गई? उसके बाद पूछा क्या है? वो क्या था? आपको फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आपको फाइंड करना है। आगे ना, आगे ना। अब तुमको एक बात बड़े अच्छे से पता है
कि इंपेरिकल को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए नीचे वाली टर्म्स को, यहाँ जो 1 है, इनको एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके इंपेरिकल फॉर्मूला विल कन्वर्ट टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, और वो नंबर क्या होता है? n। और n का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। अब तुम्हारे पास ना तो क्वेश्चन में इंपेरिकल फॉर्मूला मास तो निकाल दियोगे, ना तुम्हारे पास क्वेश्चन में मोलर मास है, आगे ना। लेकिन क्वेश्चन में किसकी बात की है? वेपर डेंसिटी की बात की है। अभी हमने पढ़ा कि मोलर मास क्या होता है? 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी ये होता है। अब इंपेरिकल फॉर्मूला मास यहां से कितना आ रहा है? 12 प्लस 2 प्लस 16 कितना आ गया? 30 आ गया। लेकिन 30 को भी मैं यहां डाल भी दूं, मुझे ये नहीं पता तो n कैसे आएगा? आगे ना। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला मास किसके बराबर? तो इन शॉर्ट यहाँ पे लिखूंगा मैं BD लिखूंगा। सर कट वहां पे 30 है ना, काट दो दिया, कमेंट दिया। n2 आ जाएगा। 30 कहाँ था पहले? यहाँ पे 30 नहीं लिखा ना। हाँ वो हटा दिया मैंने, जीवन का चीज का मान BD नहीं है मेरे पास। लेकिन मुझे क्या गिवन है? अब तो नीचे भी डाल दिया मैंने। व्यक्तित्व में वैसे वही सही बात है वैसे वैसे। आप पढ़ने के आपस में इसके बराबर आ गया 2 के। मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला को अगर मैं 2 से कर दूं मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा? C2H4O2। ये आपके पास क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इजीली इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए समझ में आया? आज जीरो। अब 7th का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने पे आपके पास CH2O का इंपेरिकल फॉर्मूला क्रिएट हो गया। अब आपको इस CH2O को किसी n से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तरफ प्रोसीड करना है। तो n क्या होता है आपके पास? अरे यहां देखो सारे, n क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास इंपेरिकल फॉर्मूला मास। देखो इसके थ्रू आप ये तो निकाल लोगे फॉर्मूला मास, 12 प्लस 2 प्लस 29 आ गया। तो आपके पास ये तो आपके पास क्वेश्चन में है, लेकिन आपके पास मॉलिक्यूलर मास तो है नहीं। मॉलिक्यूलर मास कैसे आएगा? या तो क्वेश्चन में गिवन हो या आपको फॉर्मूला पता हो, वो आपको पता नहीं है। हाँ के ना? लेकिन इतना पता है कि 2 इंटू पेपर डेंसिटी होता है। तो क्वेश्चन में क्या डेंसिटी गिवन है? 7 फर्स्ट पार्ट में 30 गिवन है, तो 2 इंटू 30 अपॉन 30 कितना आ गया? 2 आ गया। आगे ना? तो मतलब CH2O को क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई, C2H4O2। क्या आ गया आपके पास? ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का आंसर। समझ में आया? आगे ना? बस अब जो पहले सुन था यहाँ पे लिखना बाद में। अब जो आपके पास 7th का सेकंड पार्ट है बिल्कुल सेम है, कॉपर है, सल्फर है और O है, सामने आपके पास वाटर है। तो वाटर को ना H और O मत लिखना, वाटर पूरा का पूरा यहाँ पे इकट्ठा ही आएगा यहाँ पे, उससे वाटर ठीक है। उसकी परसेंटेज है यहाँ पे 18 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि वाटर क्या है मेरा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसीलिए मैं वाटर को इकट्ठा लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग H और O अलग अलग करना। यहाँ पे वाटर क्या आएगा? क्योंकि हमारे पास दिमाग है, इसलिए अगर क्वेश्चन में तेरे को वाटर का इकट्ठा दे रखा है तो मुझे लिखा देना पड़ेगा, तो वो क्या होगा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही होगा ना। हाँ हाँ, पॉइंट समझ गए? अब नेक्स्ट टॉपिक है, नहीं पता थे केड़े गाने रोड वाले दिन केड़े तुम पता नहीं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या, सॉल्यूशंस। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास सॉल्यूशंस। अब जो आपके पास आप लोग पढ़ के आए हो जूनियर क्लासेस में, सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। इसमें तो दो चीजें हैं, एक होता है आपके पास क्या, सॉल्यूट, एक आपके पास क्या होता है, सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो है जो क्या हो, क्वांटिटी में लेस हो, क्या हो, क्वांटिटी में लेस, या जिसको आप घोल रहे हो, ठीक है। और सॉल्वेंट क्या है, जो क्वांटिटी में क्या हो, ज्यादा हो, क्वांटिटी में क्या हो, एक्सेस में हो। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, सॉल्ट वाटर है, आपके पास क्या है, सॉल्ट वाटर। इसमें सॉल्ट क्या है आपके पास, सॉल्ट है आपके पास सॉल्यूट, और वाटर क्या है आपके पास, सॉल्वेंट। क्योंकि जब आप नमक घोल रहे हो पानी में, नमक क्या होगा, कम क्वांटिटी में होगा और वाटर ज्यादा क्वांटिटी में होगा, ठीक है। अब इनको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इनको हम, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या है वो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब आपको ये पता है, एक मेरे पास होते हैं हेट्रोजीनियस, एक होते हैं होमोजीनियस। एक क्या होते हैं मेरे पास, तो जो तो पढ़ा है जीनियस, एक क्या होते हैं आपके पास, होमोजीनियस। हेट्रो क्या होते हैं, जिसमें फेस चेंज दिखते हैं, जिसमें आपके पास डिफरेंट फेस हो या आपको एक सेपरेट बाउंड्री विजिबल हो, ये होते हैं। द solution having more than one फेस, जिनके पास क्या हो, एक से ज्यादा क्या हो, फेस हो। फॉर एग्जाम्पल ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर। अगर आप पानी में क्या डालोगे, ऑयल डाल तो क्या होगा, ऑयल क्या करेगा, ऊपर फ्लोट करेगा और आपको पानी की बाउंड्री अलग और ऑयल की बाउंड्री अलग दिखाई देगी। बात करते हैं होमोजीनियस की, ये क्या होगा, which has only one face। एग्जाम्पल सॉल्ट या फिर सॉल्ट और शुगर का सॉल्यूशन। अगर पानी में नमक या चीनी घोलोगे तो आपको कोई भी सेपरेट बाउंड्री दिखाई नहीं देगी। सॉल्ट और शुगर आपस में क्या हो जाएंगे, प्रॉपरली मिक्स हो जाएंगे, पूरा का पूरा लिक्विड आपको एक ही रंग का दिखाई देगा, एक ही तरह का दिखाई देगा। समझे, हाँ के ना। या एग्जांपल्स में और लिख लो, ऊपर वाले में चॉक एंड वाटर, चॉक एंड वाटर। अगर पानी में चॉक घोल दो तो क्या होगा, चॉक नीचे बैठ जाएगा, आपको चॉक अलग और पानी अलग दिखेगा। दैट इज हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस की एग्जांपल, ठीक है। चॉक इन वाटर लिखो, मैं चॉक एंड वाटर लिखूंगा। अब तुम्हारे पास कंपोनेंट्स के बेस पे, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेस पे हम सॉल्यूशंस को डिवाइड करते हैं कुछ कैटेगरी। पहला मेरे पास है, जी सर, अब मेरे पास क्या है वो, बाइनरी सॉल्यूशंस। दूसरे टर्शरी सॉल्यूशंस। तीसरा क्वार्टनरी सॉल्यूशंस। मेरे पास यहाँ पे क्या है, तीन टाइप के सॉल्यूशंस है। कौन से, बाइनरी, टर्शरी और क्वार्टनरी। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेस पे तीन हिस्सों में है, क्या, बाइनरी, टर्शरी और क्वार्टनरी। बाइनरी में वो है जहां पे सिर्फ दो कंपोनेंट्स हो, ऑब्वियसली क्या होगा, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या है, तीन कंपोनेंट्स, कौन से होंगे, दो सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, और यहाँ पे चार कंपोनेंट्स होंगे। लेकिन आपके सिलेबस में क्या है, सिर्फ बाइनरी कंपोनेंट्स हैं। आपके सिलेबस में क्या, किसी भी सिलेबस में टर्शरी और क्वार्टनरी पढ़ाते नहीं है। थर्ड वाला क्या है,
क्वार्टरली, QUATNARY क्वार्टरली। ठीक है, आपको पढ़ना है बाइनरी पढ़ने का सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेस में जस्टिफाई करते हैं। समझ गई बात? इसके बेस पे हमें अब कुछ करने हैं न्यूमेरिकल्स डिपेंडिंग अपॉन द कंसेंट्रेशन टर्म जो